वियतनाम एक ऐसी कंट्री है जहां हर एक इंडियन ट्रैवलर जाना चाहता है एटलीस्ट एक बार। और क्यों नहीं, स्पेशली जब से यार डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई है इंडिया से वियतनाम के लिए। और इतनी अमेजिंग कंट्री है, इतनी ब्यूटीफुल और कल्चरली रिच कंट्री है वियतनाम कि हर एक की बकेट लिस्ट में ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। तो यार अगर आप प्लान कर रहे हो वियतनाम जाने के लिए या ऑलरेडी आपका प्लान बन चुका है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे फ्लाइट्स, वीज़ा, एकोमोडेशन, फूड, करेंसी, सब कुछ। और साथ में ही बताऊंगा कुछ स्पेशल ट्रैवल टिप्स जो आपको हेल्पफुल रहेंगे काफ़ी ज़्यादा वियतनाम में। तो यार इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। Tell me if you're hurt and I'll be there. Carry you away to the promised land. Feel your heartbeat and don't be scared. 'Cause I'll be there. Yes, I'll be there. You and I, we can fly anywhere you wanna go. What's up everybody, this is शारिक बख्शी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में यार। तो गाइस इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडिया टू वियतनाम ट्रिप के बारे में। और वियतनाम यार इतनी अमेजिंग कंट्री है जहाँ हर एक ट्रैवलर एटलीस्ट एक बार तो जाना ही चाहता है। तो अगर आपने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है या कंप्लीट कर दी है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यार इंटरनेशनल ट्रिप के पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, हफ्तों की रिसर्च लगती है। और वो सारी रिसर्च और प्लानिंग मैंने कर ली है ऑलरेडी आपके लिए, और ये वीडियो बनाया है ताकि इस वीडियो के बगैर आपको कोई और वीडियो ना देखना पड़े। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम फ्लाइट्स और वीज़ा से। तो यार इंडिया से वियतनाम के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं, कुछ टाइम हो गया है जब से डायरेक्ट फ़्लाइट्स जाती है इंडिया टू वियतनाम। तो लेट्स से अज्यूम कि आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं एंड दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट आप ले सकते हैं नॉर्थ साइड वियतनाम के, हनोई साइड आता है, या सेंट्रल एरिया हो ची मिन सिटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस सिटी है वहाँ की, या आप पूरा साउथ एंड पे जाएँ तो फूकॉक एयरपोर्ट पे आप फ़्लाइट ले सकते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है, क्योंकि अराउंड 4.5 आवर्स टू 5 आवर्स की डायरेक्ट फ़्लाइट रहती है इंडिया टू वियतनाम। आप किसी भी पॉइंट पे इस पे ले लें। अगर आपको नॉर्थ, सेंट्रल या साउथ एरिया एक्सप्लोर करना है तो आप ट्राई करें कि वहीं की फ़्लाइट लें। आप इंटरसिटी भी ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजी है। बट अगर आपको नॉर्थ साइड ही एक्सप्लोर करना है या कंप्लीट साउथ साइड ही एक्सप्लोर करना है वियतनाम का, डिपेंडिंग ऑन कि कितने दिनों का ट्रिप आप कर रहे हो प्लान, तो उस हिसाब से फ़्लाइट्स आप बुक करें अपनी। और कभी भी ज़रूरी नहीं है कि आप रिटर्न फ़्लाइट बुक करें, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, कुछ पैसे बचाने के लिए रिटर्न फ़्लाइट बुक कर लेते हैं क्योंकि वो उसका रेट थोड़ा सा लो होता है। बट यहाँ पे क्या है कि वियतनाम अगर फॉर एग्जांपल आप हो ची मिन सिटी जा रहे हैं, आपने वहाँ फ्लाई किया दिल्ली से एंड उसके बाद आप हनोई साइड भी देखना चाहते हो, बट आपने रिटर्न हो ची मिन से की थी, तो वो बहुत इनकन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि फिर आपको वापस से हो ची मिन आना पड़ेगा। सो यहाँ इस केस में आपको दिल्ली से हो ची मिन सिटी एंड हो ची मिन सिटी से हनोई जाना चाहिए, और फिर हनोई से वापस रिटर्न फ़्लाइट अपनी रखनी चाहिए। तो कभी भी डायरेक्टली रिटर्न फ़्लाइट बुक मत कीजिए, वन ऑन वन फ़्लाइट्स भी आप बुक कर सकते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा आपको चीप पड़ेंगी। सो बात करते हैं प्राइसिंग की। जो दिल्ली से फ़्लाइट जाती है आपकी वियतनाम की, ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, वो रहती है 15,000 16,000 के अराउंड इंडियन रुपीज़। ठीक है। अब कुछ वेबसाइट्स है, फॉर एग्जांपल स्काई स्कैनर है, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको गलत रेट्स दिखाता है। गलत रेट्स इन द सेंस वो आपको बहुत ही चीप रेट्स दिखा देगा कि 6,000 7,000 की आ जाएगी। बट उसमें क्या होता है कि आप प्रॉपरली चेक कर लीजिए, उसमें लगेज इंक्लूडेड नहीं होता, आपका कोई भी लगेज इंक्लूडेड नहीं होता है। वो आपको बहुत ज़्यादा चीप फ्लाइट्स दिखा देता है। अब आप सोचोगे कि यार लगेज के लिए 2-3 हज़ार रुपये और देना पड़ेगा, वैसा नहीं है। आपकी फ़्लाइट अगर आप लगेज ऐड करते हो बाद में, तो आपकी फ़्लाइट डबल से ट्रिपल रेट की हो जाती है, एटलीस्ट डबल रेट आपकी हो जाएगी सिर्फ एक लगेज बैग ऐड करने से। सो प्लीज़ वो चीज़ आप देख लेना फ्लाई करने से पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। स्काई स्कैनर पे बहुत ही गलत रेट्स दिखाता है, उसमें बिल्कुल भी लगेज इंक्लूडेड नहीं होता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए। सो फ्लाइट्स आपकी डायरेक्ट जा रही है एंड फ्लाइट आपकी मोस्टली जो है वो वियत जेट की जाती है, बट कुछ इंडियन फ्लाइट्स भी है। वियत जेट वियतनाम की अपनी फ़्लाइट है, वो फ्लाई करती है। किसी किसी फ़्लाइट्स में आपको थ्रू मलेशिया भी जाना हो सकता है, अगर आपको टाइमिंग्स मैच नहीं कर रही है
या कभी कभी एक्सपेंसिव जाती है डायरेक्ट फ्लाइट, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, सो गाइज अब बात करते हैं वीज़ा के बारे में। तो वियतनाम का जो वीज़ा प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, इजी प्रोसेस है, आपको खुद से अप्लाई करना है वीज़ा के लिए। तो आप musafir.com या MMT मेक माई ट्रिप की साइट से वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3600 रुपीज़ का कॉस्ट रहता है पर पर्सन। और ये वीज़ा जो है टूरिस्ट वीज़ा, ये 30 डेज़ का टूरिस्ट वीज़ा होता है और सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। तो आप मल्टीपल टाइम्स वियतनाम से इन एंड आउट नहीं कर सकते, सिंगल टाइम आप वियतनाम में एंट्री की आपने और उसके बाद एग्जिट किया वियतनाम से। तो ये सिंगल एंट्री वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा, बहुत ही सिंपल है। डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए पासपोर्ट चाहिए अपना, जो कि एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन है कि आप की फ़्लाइट्स और आपके अकोमोडेशन, आप कहाँ रहेंगे वियतनाम में, वो सबका स्टे और इन सब की रिसीट्स आपको ज़रूरत लगेगी इसके लिए, एंड फोटोग्राफ आपका। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस है। कोई भी थर्ड पार्टी एजेंसी को मत बोलिए, क्योंकि वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे और फिर वो गारंटी भी नहीं देंगे वीज़ा प्रोसेस होगा नहीं होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप खुद से कर सकते हो और 4 से 5 या 6 दिन आपको लगते हैं वीज़ा आने में, आपकी ईमेल पे वीज़ा आ जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट प्रोसेस है वीज़ा के लिए, तो खुद से अप्लाई करें। सो गाइज अब बात करते हैं एकोमोडेशन के बारे में कि आप वियतनाम जा रहे हैं तो कहाँ पे रहना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप सोलो जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, या काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं। तो लेट्स से आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और आपको बजट कंस्ट्रेंट है, तो आप होटल्स के बजाय हॉस्टल्स में रह सकते हो या हॉस्टल्स में रह सकते हो। तो जो हॉस्टल्स है बहुत ही ज़्यादा चीप आपको मिलेंगे, 500-600 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से भी आपको मिल जाएंगे हॉस्टल्स। और उसमें आपका शेयर्ड किचन होता है और कुछ एक्टिविटीज़, वो सब चीज़ें भी होती है, लाउंज एरिया भी होता है। तो काफ़ी सारे हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे। आप booking.com से सर्च कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको वैरायटी मिल जाएगी पूरे वियतनाम में हॉस्टल्स की। तो ये जो हॉस्टल्स हैं ये सिर्फ सोलो ट्रैवलर्स के लिए ही मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है, या अगर आप ग्रुप के साथ है ना, फ्रेंड्स हैं और तब जाके बेटर रहेगा। बट स्टिल अगर आप उसके बगैर होटल्स करना चाहते हैं तो वियतनाम यार ऐसी कंट्री है जहाँ आपको फुल वैरायटी मिलती है, बजट के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो आपको 1500 से रुपीज़ से शुरू हो जाएगा पर नाइट होटल्स, और डिसेंट होटल्स और एक अच्छी लोकेशन में 1500 रुपीज़ पर नाइट से शुरू हो जाएगा। एंड उसके बाद हाई एंड पे तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। वियतनाम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको हर एक टाइप की एकोमोडेशन मिल जाएगी, सस्ते से सस्ता भी मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा हाई एंड लग्जूरियस भी मिलेगा। सो जैसे लग्जरी में आपके मेरिडियन हो गया या रैडिसन हो गया, बहुत ही ज़्यादा हाई एंड पे उनके प्राइजेस जाते हैं, उस हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर आप फैमिली या लग्जरी ट्रिप कर रहे हैं, बिजनेस ट्रिप कर रहे हैं, तो आप ये वाले होटल्स ले सकते हैं। मिड में अगर बताऊँ, साइगॉन होटल है जो आपको मिड बजट में रहता है, या आपका सनशाइन होटल हो गया, और ये कुछ सेंट्रल एरियाज़ में होटल्स आते हैं जो आप ले सकते हैं। इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आप हनोई साइड से जा रहे हैं, कंप्लीट एक्सट्रीम नॉर्थ साइड से जा रहे हो, या आप साउथ की तरफ जा रहे हो। बीच साइड से जाओगे तो बीच रिजॉर्ट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो ये एकोमोडेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहेगा कि आपके पास पूरी रेंज है वियतनाम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा बजट में भी मिल जाएगा आपको 500 रुपीज़, और सबसे ज़्यादा लग्जरी में भी मिल जाएगा 1.5 लाख पर नाइट का भी मिल जाएगा आपको। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके बजट के बारे में। सो यार नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फूड। तो किस तरह का फूड अवेलेबल है यार वियतनाम में। वियतनाम में आपको हर एक तरीके का फूड अवेलेबल मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस एरिया में। अगर आप कोस्टल एरिया में तो आपको ज़्यादा सी फूड मिलेगा, और अगर आप सी फूड लवर हैं मेरी तरह तो आपके लिए हेवन है वियतनाम। ठीक है, अमेजिंग फूड आपको वहाँ पे सी फूड मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्राइजेस पे मिलेगा आपको। ठीक है, आप रेस्टोरेंट्स पे भी ट्राई कर सकते हो, आप स्ट्रीट फूड भी वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि आपको चिकन या मटन हलाल खाना है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। कुछ प्लेसेस में आपको उसके लिए स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ेगा, और वो आपको बिफोर हैंड सर्च करके रखना है कि आप जिस एरिया में ट्रैवल कर रहे हो वियतनाम में, वहाँ पे वैसा हलाल फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
ठीक है। बट अगर आप वेजिटेरियन हो या वीगन हो तो उसके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि आपको ग्लूटेन फ्री चाहिए या आपको टोफू चाहिए, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी। बट आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप जिस एरिया में हैं, क्योंकि कुछ एरियाज जैसे आप अगर कोस्टल एरिया में जाएंगे या आप बीच साइड पे हैं ज़्यादा और आपको सिटी की तरफ नहीं जाना है, तो आपके लिए जो टोफू है या ये सारी चीज़ें हैं, ग्लूटेन फ्री मटेरियल है, और ये वाले फूड आइटम्स चाहिए जो वीगन या प्योर वेजिटेरियन इनको चाहिए होता है, वो चाहिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अगर आप सिटी में हैं तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा। बट यही चीज़ है कि आपको वैरायटी कौन सी चाहिए और वो किस जगह पे आपको खानी है। हो सकता है कोई स्ट्रीट फूड पसंद नहीं करता है तो उसको एक प्रॉपर रेस्टोरेंट चाहिए, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। बट अवेलेबल आपको वियतनाम में सब कुछ है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस एरिया में हैं। तो फूड की जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी कॉस्टली मैं कहूँगा, क्योंकि एक चीज़ है कि प्राइसिंग, करेंसी और अमाउंट के बारे में मैं बाद में आ जाऊँगा। बट अभी के लिए बता दूँ मैं कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है, इंडिया के कंपैरिजन में। सो गाइज, अगला और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है कि सिम कार्ड और करेंसी। तो सिम कार्ड आपको हमेशा ट्राई कीजिए, सिम कार्ड आप अपना एयरपोर्ट से ले लें। एयरपोर्ट पे आपको वियरटेल का नॉर्मली मिल जाता है। वियरटेल जो वियतनाम का, वो समझो इंडिया का जैसे एयरटेल है, वैसे वियतनाम का वियरटेल है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली वो सिम कार्ड मिल जाता है। अराउंड 900 रुपीज़ टू 1000 रुपीज़ का आपको वो सिम कार्ड मिल जाता है। उसमें प्लान होता है, आपको उसमें कॉलिंग भी मिल जाती है, डेटा भी मिल जाता है, बट कुछ ड्यूरेशन के लिए बाद में आप उसको रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो वो सिम कार्ड बेटर है कि आप एयरपोर्ट से ले लो। मैंने वियरटेल का सिम एयरपोर्ट से ही ले लिया था और काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। आपको सिटी में कोई ज़्यादा सस्ता नहीं मिलेगा, एंड आपको एयरपोर्ट पे कनेक्टिविटी चाहिए होगी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप कैब बुक करें आपके होटल तक, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एयरपोर्ट से ले लो सिम कार्ड। सो नेक्स्ट अप इज करेंसी। सो यार, वियतनामीज करेंसी जो है उसको बोलते हैं वियतनामीज डोंग। तो 1 लाख वियतनामीज डोंग जो है वो बराबर होता है इंडियन रुपीज़ के 350 रुपीज़ के, 350 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है वियतनाम में जब आपको करेंसी को एक्सचेंज करना होता है या आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लाखों में आपको डील करना पड़ता है। अगर आपने मेरे वियतनाम का व्लॉग नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देखो यार, वियतनाम सीरीज़ मेरी बहुत ही अमेजिंग व्लॉग है। वहाँ पे आपको समझ आएगा कि करेंसी एक्सचेंज करने में कितनी ज़्यादा परेशानी होती है और कितना कंफ्यूजिंग होता है वियतनामीज डोंग में पे करने का, ठीक है। तो यहाँ पे बताऊंगा मैं कि करेंसी एक्सचेंज आपको कैसे करनी है। या तो आप अपने साथ फॉरेक्स कार्ड ले सकते हैं, ठीक है, साथ में हमेशा कैश रखिए। बट अगर आप शॉर्ट ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो फॉरेक्स कार्ड की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको लगता है कि इतना बजट है मेरा, वो प्लानिंग करके उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पहले से ही कन्वर्ट कर दीजिए। यूएस डॉलर्स में आपको इंडिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली वियतनामीज डोंग में कन्वर्ट नहीं होगा। और फिर जब आप वहाँ पे लैंड करेंगे, आप एयरपोर्ट पे वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे ईजीएस्ट और सिंपल वे है। और एयरपोर्ट पे वहाँ पे अच्छी रेट आपको यूएस डॉलर टू वियतनामीज डोंग मिल जाती है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगा कि पहले मैं वियतनामीज करेंसी दिखा देता हूँ। ये है वियतनामीज करेंसी, 2 लाख का नोट है वियतनामीज डोंग। ये हो गया 5 लाख का नोट वियतनामीज डोंग। हाँ, सो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ कि करेंसी का जो डिफरेंस है इंडियन रुपीज़ के साथ, बहुत ही ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन में डाल देता है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है। 1 लाख वियतनामीज डोंग 350 इंडियन रुपीज़ के बराबर होता है। तो लोगों को लगता है कि, मुझे भी जो गलतफहमी पहले थी वियतनाम जाने से पहले, कि वियतनाम बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव सस्ती कंट्री होगी, वो सब कुछ वहाँ पे सस्ता सस्ता होगा। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है यार। अगर आप वियतनाम जा रहे हो तो आपको पता चलेगा इंडिया से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है वियतनाम। तो आपको बेसिक चीज़ें भी, फॉर एग्जांपल आप वाटर बॉटल ले रहे हो, यहाँ पे हमें बिस्लेरी या एक्वाफिनाइस की बॉटल जो है पानी की 1 लीटर वाली 20 रुपये की पड़ती है लेट्स से, या 22 रुपये की, 25 रुपये की, ठीक है। तो वही सेम बॉटल आपको वियतनाम में अराउंड 52 टू 55 इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, 55 रुपीज़ की वो सेम बॉटल आपको पड़ेगी। कॉफ़ी का कप लेट्स से यहाँ पे हम सिंपल कैपेचिनो अगर एक कैफ़े में या रेस्टोरेंट में 200 रुपये का मिलता है,
या 250 का मिलता है या 180 का मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है। सो वही सेम आपको कॉफ़ी का कप सस्ते से सस्ता वहाँ पे 400, 500, 550, इवन 600 बेसिक आपको कॉफ़ी का कप 500 रुपीज़ का मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और सेम चीज़ आपकी अप्लाई होती है जैसे लेट्स से एकोमोडेशन। तो आपकी जो होटल्स है, लेट्स से इंडिया का कोई 3 स्टार होटल अगर आपको लेट्स से 5,000 रुपीज़ का पड़ रहा है पर नाइट, ठीक है, या 4,000 रुपीज़ का पर नाइट पड़ रहा है आपको इंडिया में, वही सेम टाइप का होटल विद सेम एमिनिटीज़ या मतलब ओवरऑल सेम फीचर्स के साथ आपको वियतनाम में यार 3 टाइम्स महंगा पड़ेगा, ठीक है। आपकी रेट सीधे मतलब आपको मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए अगर बताऊँ 2.5x से मल्टीप्लाई कर दो आपके इंडियन रेट। आप जो भी चीज़ें देख रहे हो कि मेरा ये इतने का बजट रहेगा, अगर आपका 1000 का बजट है तो वही सेम चीज़ आपको वियतनाम में 2500 रुपये की मिलेगी, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो आप उस तरीके से कैलकुलेट करो, 2.5x से मल्टीप्लाई कर देना हर एक चीज़ को, ठीक है, चाहे वो आपका फूड हो, एकोमोडेशन को, कुछ भी हो। अगर आप यहाँ पे 1000 रुपये का कोई मील ले रहे हो रेस्टोरेंट में, या एक बंदा ले रहा है, 2 बंदे ले रहे हैं, 1000 रुपये का अगर आपका बिल आ रहा है, तो सेम चीज़ आप खाओगे अगर वियतनाम में, आपको 2500 का बिल आ जाएगा आराम से, 2500 से 3000 का, ठीक है। तो 2.5x से सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दो, या आपकी बेसिक कैलकुलेशन रह जाएगी, ठीक है। तो करेंसी के बारे में यही था। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात करते हैं यार ऐप्स के बारे में। तो 3 ऐसी ऐप्स बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पहले से डाउनलोड करके रखें, उस पर अकाउंट बना के रखें। जो ये 3 ऐप्स है ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगने वाली है वियतनाम में, ठीक है। तो सबसे पहली ऐप है आपकी गूगल ट्रांसलेट ऐप। तो गूगल ट्रांसलेट ऐप यार वियतनाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वियतनाम में उनको इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती, हिंदी तो उनको पता ही नहीं है कि कोई लैंग्वेज भी है, तो इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती। इसलिए आपको गूगल ट्रांसलेट का क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट में ऑफलाइन डाउनलोड करके रखना है, लैंग्वेज का जो पैक आता है वो इंग्लिश टू वियतनामीज़ आपको डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं पे भी नेटवर्क का इशू हो तो भी आप वो यूज़ कर पाओ ऐप, ठीक है। तो गूगल ट्रांसलेट ऐप एक हो गई जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ऐप आपकी आती है ग्रैब ऐप। सो ग्रैब ऐप यार पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आपको लगेगी ही लगेगी। आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, वियतनाम हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये ग्रैब ऐप किस लिए है कि ये आपका उबर का भी काम करता है और ये आपका जोमेटो का भी काम करता है, ठीक है। तो ये आपको कैब्स बुक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। उधर प्राइसेस आपको पहले ही बता देगा सारा सब कुछ, एंड उसके साथ आपको ये फूड ऑर्डरिंग के लिए भी लगेगा, और बाकी कुछ और सर्विसेज भी होती है वो मैंने ट्राई आउट नहीं किया, बट वो ग्रैब ऐप पे आपको मिल जाएंगे, आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हो ये ऐप, ठीक है। थर्ड ऐप आपकी आती है क्लूक ऐप, के से स्टार्ट होता है, KLOOK, ठीक है। क्लूक ऐप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, तो आप कहीं नई कंट्री में जा रहे हो, तो वहाँ पे बोरिंग तो नहीं रहेगा ना आपका स्टे, तो आपको उसको एक्साइटमेंट लानी है ना स्टे में, तो आपको एक्टिविटीज़ करनी है, राइट। तो एक्टिविटीज़ बुक करने के लिए, टूरिस्ट स्पॉट्स चेक करने के लिए, टूर्स बुक करने के लिए आपको क्लूक ऐप लगती है। ये क्लूक ऐप बहुत सारी कंट्रीज़ में चलती है, चाहे वो, मैं सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, दुबई में भी चलती है, बाकी कंट्रीज़ में भी चलती है। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ आप ओमान देख लो, कोई और भी देख लो, तो वहाँ पे आपको क्लूक ऐप लगती ही लगती है। आई थिंक इवन इंडिया में, मैंने कभी ट्राई नहीं की इंडिया में, बट आपकी बाकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा चलती है क्लूक ऐप। वहाँ से आपको बहुत अच्छे प्राइजेस पे, मैंने कंपेयर किए प्राइजेस वियतनाम में, ऑफलाइन प्राइस से बहुत ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं क्लूक ऐप पे, ठीक है। तो ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करना। ये 3 ऐप्स आपकी गो टू ऐप्स होनी चाहिए जब भी आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हो। सो गाइज अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है आपका ट्रांसपोर्टेशन। कि आप वियतनाम तो पहुंच गए, अब आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, सबसे कन्वीनियंट मोड क्या है। सबसे बेस्ट चीज़ बताऊंगा यार, किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में जाओ आप, सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप बाय फुट ट्रैवल करो, ठीक है। जो भी आपकी नियर बाई प्लेसेस है आप पैदल चल के जाओ, सबसे बेस्ट है। आप वहाँ के कल्चर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, और आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी, वैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन हो पाएगा जो आपको फुट पे बाय फुट मिलेगा ना इंटरेक्शन, वो आपको कहीं कैब या ट्रेन या बसेस के थ्रू नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप उसमें क्या होता है कि आप 1 स्पॉट टू सेकंड स्पॉट डायरेक्टली पहुंच जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि बीच में था क्या। बट बाय फुट आप जाते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी सारे लोगों से बात कर सकते हो, वो कल्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हो। वो मेरे टाइप का ट्रैवल है।
तो कल्चर को एब्जॉर्ब करना, उसको प्रॉपरली एक्सपीरियंस करना। तो अगर आप वैसा ट्रैवल करते हो तो डेफिनेटली बाय फुट, ठीक है। सेकेंड चीज़, सबसे बेस्ट ऑप्शन और सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है स्कूटी रेंट करना। तो वियतनाम में आप स्कूटी इजीली रेंट कर सकते हो। आपको सिर्फ अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना है, तो उससे क्या होगा कि उनको पता चलेगा कि आपको ड्राइविंग आती है। आप स्कूटी रेंट कर सकते हो, सिर्फ 2 व्हीलर, ठीक है। तो उसमें आप इलेक्ट्रिक स्कूटर भी कर सकते हो या आप नॉर्मल अपना पेट्रोल वाला भी कर सकते हो, ठीक है। बट सिर्फ 2 व्हीलर। अगर आप 4 व्हीलर चलाना है आपको, तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई पहले ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 व्हीलर के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से भी ड्राइव कर सकते हैं स्कूटर्स, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है स्कूटर्स। नॉर्मली वहाँ पे रेंट उनका 600 to 700 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ पर डे का जाता है। तो वो काफ़ी सस्ता है उस हिसाब से, मतलब नॉर्मली इंडिया में भी वही प्राइजेज आते हैं सिमिलर। सो स्कूटर्स रेंट करने के मामले में इट्स अ चीप प्लेस, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक और ऑप्शन है कि आप बाय बस ट्रैवल कर सकते हैं, बट ट्राई टू अवॉइड कैब्स, ठीक है। तो जो कैब्स है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब नॉर्मल डिस्टेंस अगर आपको इंडिया में 200 रुपीज़ लगेगी ऊबर या ओला में, वही सेम चीज़ के लिए आपको 800-1000 रुपये लग जाएंगे इंडियन रुपीज़, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अगर आप कैब से कर सकते हैं। 200 के बदले 800 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कैब्स। तो कैब्स मैं रेकमेंड करूँगा तभी जाके बुक करो जब आपको पता है कि नहीं ये मेरे को ज़रूरी है कैब से पहुँचना, सेफली पहुँचना है एंड कुछ पर्टिकुलर टाइम में पहुँचना। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एक्सप्लोर करने को, कैसे जाऊँ, तो आपको अर्जेंट है, तभी जाके करो कैब यूज़, ठीक है। सो कैब्स के साथ ये भी बताऊँगा, सेफ्टी की बात बता दूँगा थोड़ी, कि वियतनाम बहुत ही ज़्यादा सेफ़ कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बट जो नॉर्थ साइड है वो मैंने सुना है, मैं वहाँ गया नहीं, बट मैंने सुना है कि फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलर्स के लिए नॉर्थ साइड जो हनोई के ऊपर ऊपर का साइड है वो वाला उतना सेफ़ नहीं है। बट बाकी ओवरऑल कंट्री पूरी बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। आपके लिए रैंडम लोग भी आ जाएंगे हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो वो टेंशन की बात नहीं है। तो ये हो गया भाई ट्रांसपोर्टेशन का और सेफ्टी का। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट पे चलने से पहले यार, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और लाइक बटन दबा देना यार। बहुत मेहनत लगती है ऐसे डिटेल्ड वीडियोस बनाने के लिए। और अभी तक अगर वियतनाम की सीरीज़ नहीं देखी है तो वो भी जाके देखना, इस वीडियो के बाद बहुत मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। तो लाइक बटन दबाओ यार। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम जा रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो यार वहाँ पे एंजॉय तो करना है ना हमें। सो उसके लिए बात आती है अट्रैक्शंस की और एक्टिविटीज़ की। तो अट्रैक्शंस और एक्टिविटीज़ में यार काफ़ी सारी चीज़ें आती है। कुछ चीज़ें होती है जो आपके जब आप गूगल सर्च करते हो कि टॉप 10 थिंग्स टू डू इन वियतनाम या बेस्ट प्लेसेस टू गो इन वियतनाम, उस तरह की चीज़ें आती है जो वो बेस्ट टूरिस्टी स्पॉट्स होते हैं ना, वो वाले। मैं नॉर्मली वो बहुत कम जाता हूँ ऐसी जगहों पे। मैं ज़्यादा ऑफ बीट प्लेसेस पे जाता हूँ जो कि बहुत कम लोग जाते हैं, या ऐसी जगहों पे जहाँ पे मैं कल्चर रिच जगहें होती हैं जहाँ पे आप एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हो कि उस कंट्री का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का फूड कैसा है। तो मैं उन जगहों पे जाता हूँ, बट साथ में मैं क्लब कर देता हूँ कुछ ऐसी टूरिस्टी स्पॉट्स जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। सो लेट्स से जो गंडोला है, सो वहाँ का जो केबल कार है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट गंडोला है, ठीक है। और ये गंडोला 3 आइलैंड्स को कवर करता है। ये समंदर के ऊपर से जाता है, वो 3 आइलैंड्स को कवर करता है। इसको बोलते हैं सन वर्ल्ड का केबल कार। तो वहाँ पे आप जा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यूज़ आते हैं वहाँ से, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है वो। अगर आप अभी तक ऐसे किसी गंडोला में नहीं चढ़े हो तो वियतनाम में बेस्ट प्लेस है, नंबर 1 गंडोला है, ठीक है। उसकी जो टिकट आती है वो राउंड ट्रिप टिकट आती है, जिसमें इंक्लूडेड होता है आपका एक एक्वाटोपिया वाटर पार्क है वहाँ पे। तो जो लास्ट वाला आइलैंड होता है ना वो वहाँ पे है, तो उसकी भी टिकट उसमें इंक्लूडेड होती है। तो वो अराउंड आपका 1.5 मिलियन पर पर्सन के अराउंड जाता है, वियतनामीज डोंग 1.5 मिलियन। तो आप वो कन्वर्ट करके देख लो। और प्राइजेस ऑब्वियसली टिकट्स की चेंज होती रहती है, तो वो भी देख लेना जब आप वीडियो देख रहे हो ये। सो वो आता है आपका,
वाटर स्पोर्ट्स हो गया, आपके वियतनाम में वाटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने स्कूबा डाइविंग की थी, उसका भी वीडियो है, वो भी देख लेना जाके। तो स्कूबा डाइविंग है जैसे, वो भी 1.5 to 2 मिलियन पर पर्सन जाता है वियतनामीज डोंग में। सो उसमें आपको आप स्कूबा डाइविंग के बदले आप सी वॉक भी कर सकते हो, आप स्नॉकलिंग भी कर सकते हो, आप बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। मेजॉरिटी वाटर स्पोर्ट्स काफ़ी बजट वाले होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस है या कुछ ऐसी वाटर स्पोर्ट्स है जो थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे है, बट नॉर्मली अच्छी रेट्स पे आपको मिल जाता है। इंडिया के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट स्टिल इट्स कि हाँ, आप इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप ये एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो थोड़ा तो एक्सपेंसिव होगा ही। बट अगर आपका बजट स्ट्रिक्ट है, कंस्ट्रेंट है, बजट कंस्ट्रेंट है, तो फिर आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अवॉइड करो ये एक्टिविटीज़, एक्सपेंसिव एक्टिविटीज़। और जो जो आपके बजट में आएगा या उससे बेहतर है कि आप बाई स्ट्रीट या ऑन फुट एक्सप्लोर करो उस सिटी को, उस एरिया को, उस विलेज को, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड अवॉइड कि आप एक्सपेंसिव टिकट्स खरीद रहे हो, ठीक है। उसके लिए जैसे मैंने बताया, क्लूक ऐप है, वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट प्राइसेस मिल जाएंगी। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो बेस्ट ऐप है इसके लिए, ठीक है। उसके बगैर पिंक बिल्डिंग है नॉर्थ साइड से हनोई में, और हो ची मिन सिटी में भी काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। कूची टनल्स है जो कि बहुत फेमस है, वो प्रिजनर्स के रिलेटेड था, जो टनल से वो जाते थे। एंड प्रिजनर्स के म्यूजियम्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, अगर आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट है। मुझे इंटरेस्ट नहीं था तो मैं नहीं गया इन जगहों पे, बट ये इंटरेस्ट की बात है। अगर आपको इंटरेस्ट है प्रिजनर वॉर रिलेटेड म्यूजियम्स में, और उनके वो बना के हैं कि वो प्रिजनर्स को कैसे ट्रीट करते थे, वो सब चीज़ें हैं वहाँ पे। मोस्टली जो नॉर्थ वाला एरिया वियतनाम का बेसिकली वो वॉर रिलेटेड है, वो वियतनामीज़ वॉर को ही ज़्यादा डेडिकेटेड है। तो वहाँ की जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं, पिंक बिल्डिंग हो गया, पोस्ट ऑफिस है वहाँ का बहुत फेमस, तो वो सब कुछ वॉर के रिलेटेड ही सब कुछ है। तो अगर आपको हिस्ट्री और वॉर ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो बेस्ट प्लेसेस है आपके लिए जाने के लिए, ठीक है। तो ये बात थी यार अट्रैक्शंस के बारे में, और ये टिकट्स जो आपको मिलती है, सब कुछ आपको मिलेगा क्लूक ऐप पे। सो गाइज, अब वीडियो को एंड करने से पहले, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा ट्रैवल की, तो जैसे कि सबसे पहली बात बताऊंगा, अम्ब्रेला कैरी कर लेना, एक छोटा सा अम्ब्रेला रख लेना अपने बैग में, ठीक है। तो क्योंकि वियतनाम में कभी भी बारिश पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा रेनी सीजन भी रहता है, बट बीच में हल्के से शार्स भी होते हैं, तो उस टाइम पे आपके लिए अम्ब्रेला काफ़ी हैंडी रहेगा। सेकेंड टिप बताऊंगा कि वाटर बॉटल अपनी साथ में रखो, क्योंकि पानी बहुत एक्सपेंसिव है वियतनाम में। तो अगर आप बार बार बिस्लरी की या कोई और ब्रांड की बॉटल खरीद रहे हो, बिस्लरी नहीं मिलता है वहाँ पे, कोई और ब्रांड की बॉटल खरीद ले हो बेसिकली, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि आप वाटर बॉटल एक साथ में रखो, लाइट वेट वाली वाटर बॉटल रखो, और उसको रीफिल कर सकते हो आप कहीं से भी फ्री में, ठीक है। ये बेस्ट पार्ट है। उसके बगैर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्राई टू यूज़ स्कूटी। अगर आपको स्कूटी चलानी आती है तो बेस्ट चीज़ है स्कूटी रेंट आउट कर लो, हफ्ते के लिए कर लो, 2 हफ्ते के लिए कर लो, जितने टाइम के लिए भी आप जा रहे हो, स्कूटी सबसे बेस्ट चीज़ है। आपको इन एंड अराउंड बहुत सस्ते मिल जाएगी, और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी मिल जाएंगे, तो वो भी एक अच्छा चॉइस है, जिसमें आप कैब्स अवॉइड कर पाओगे और अपना पैसा बचा पाओगे उन जगहों पे। क्योंकि बेकार से ऐसे पैसा वेस्ट करने से बेटर है कि वो पैसा आप यूटिलाइज करो एक्टिविटीज़ में या अट्रैक्शंस पे जाने के लिए, टिकट्स खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये एक और टिप थी। एक और टिप बताऊंगा सेफ्टी के रिलेटेड, ट्राई टू अवॉइड शेडी प्लेसेस, जो कि एक नॉर्मल टिप है, हर जगह के लिए वो एप्लीकेबल है। तो वियतनाम भी एक ऐसी जगह है, बट काफ़ी सेफ कंट्री है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू अवॉइड गोइंग आउट लेट, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या आप फीमेल सोलो ट्रैवलर है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डे टाइम में ट्रैवल करें, बट रात में आप 12-1 बजे से पहले पहले अपने होटल, अपने अकोमोडेशन में वापस आ जाओ, तो इट्स बेटर। और अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो तो नॉर्थ एरियाज जो है वियतनाम की, वो डेफिनेटली अवॉइड करना, डायरेक्टली नॉर्थ एरिया में मत जाओ, स्टार्ट विद द साउथ पोर्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफ है साउथ एरिया, एंड नॉर्थ इज़ अ बिट टैकी, तो इसीलिए ट्राई टू अवॉइड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद अगर आप मल्टीपल टाइम्स चले गए हो तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, फिर आपको आराम से सब कुछ आप कर लोगे ट्रैवल, ठीक है। उसके बगैर और टिप बताऊंगा कि करेंसी जो है यार, करेंसी पहले ही US डॉलर्स में एक्सचेंज करके रखो,
सबसे बेस्ट चीज़ रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको इंडियन रुपी कन्वर्ट नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। सो इंडियन रुपी नहीं लेके जाना। अगर आप शॉर्ट ट्रिप कर रहे हो तो फोरेक्स कार्ड बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ना ही कोई फोरेक्स कार्ड जो आपको बैंक प्रोवाइड करता है या नियो ग्लोबल डेबिट कार्ड होता है वो भी यूज़ नहीं करना। तो क्योंकि शॉर्ट ट्रिप्स के लिए बताऊंगा क्यों, क्योंकि उसमें चार्जेस इतने लग जाते हैं कि फ़ायदा नहीं आता। हाँ, अगर आपका लॉन्ग ट्रिप है, आप महीने को जा रहे हो, 2 महीने के लिए जा रहे हो, देन इट मेक्स सेंस टू यूज़ अ नियो ग्लोबल कार्ड या आपका फोरेक्स कार्ड कोई भी, ठीक है। तो वो चार्जेस, वो सब चीज़ें देख लेना पहले ही। और आपका इंटरनेशनल जो डेबिट कार्ड है वो वहाँ पे मोस्टली यूज़ हो जाता है। मेरा HDFC का डेबिट कार्ड था, वो कुछ POS सिस्टम्स पे यूज़ होता है, तो आप वहाँ शॉप्स पे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे वो सारी चीज़ें ले सकते हो आराम से। नेक्स्ट टिप बताऊँगा शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं वियतनाम में। अब जो फेमस चीज़ें ना, अक्सर मुझे वो लोग पूछते हैं यार वियतनाम का क्या फेमस है अगर आपको शॉपिंग करनी है। तो हमने तो लिए थे पर्ल के नेकलेसेस और पर्ल की ज्वेलरी। तो पर्ल फार्मिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है वियतनाम में, तो पर्ल की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा फेमस है, बट बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो वो चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आपको लगता है ज्वेलरी चाहिए तो पर्ल की लीजिए। गोल्ड या वो सब लेने की ज़रूरत नहीं, वो आपको इंडिया में भी मिल जाता है अच्छे से, बट ऑथेंटिक पर्ल आपको उसके साथ सर्टिफिकेट भी मिल जाती है उसकी। वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ज्वेलरी बनाते हैं पर्ल की। सेकेंड चीज़ वहाँ का सिल्क बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, वहाँ का बहुत फेमस है वहाँ का। तो ये चीज़ें हैं जो शॉपिंग आप कर सकते हो। सुवेनियर शॉप कर लो, वहाँ की वियतनामीज़ टी शर्ट्स एंड बीच वेयर, वो सब चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बगैर बाकी चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है शॉपिंग में, और कन्वीनियंट भी नहीं रहता है टू कैरी दैट वाइल ट्रैवलिंग बाय एयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज होने का भी खतरा होता है। फ्रेजाइल आइटम्स नहीं लेना। बट हमने एक टी सेट लिया था वियतनाम का, उसमें छोटे छोटे कप्स आते हैं, वो कभी दिखाऊंगा व्लॉग में। छोटे कप्स आते हैं, छोटा सा टी पॉट आता है वियतनामीज़ डिज़ाइन में, उसका स्टाइल है पूरा वियतनामीज़, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट था वो चीज़। बट सेफली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गई यहाँ पे, बट काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है ना फ्रेजाइल आइटम को ऐसे ट्रांसपोर्ट करना, तो वो चीज़ है। ये एक और टिप थी आपके लिए। तो आई होप यार कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसा डिटेल्ड वीडियो बनाने में, तो यार लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी करो यार चैनल को, ठीक है। तो यार मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।